नमस्कार, मैं अलका प्रमोद आज आपके सामने जो कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ उसका शीर्षक है सुनवाई। रात के 11 बज गए थे पर नितिन का कहीं अता पता न था। कनिका व्यग्रता से कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। नितिन उसकी आंखों का तारा जो था। क्षण भर भी उसे उदास देखना उसे गवारा न था। उसे थोड़ी भी देर हो जाती तो उसका मन अनाम आशंकाओं से घिर जाता। मन में बुरे बुरे विचार आने लगते। वह लाख उन विचारों को ठेलने का प्रयास करती पर वह तो मानो से उसे सताने की कसम खाकर उस वहीं पर आकर डट जाते। तभी द्वार पर घंटी बजी। कनिका दौड़ कर दरवाज़ा खोलने गई। उसने सोच लिया था आज नितिन से कह देगी कि अगर वो कल से 10 बजे के बाद आएगा तो वो दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं बैठेगी, सो जाएगी और उसे खाना भी नहीं देगी। दरवाज़ा खोलते ही सामने खाकी वर्दी वाले को देखकर कनिका का हृदय कांप उठा। कहीं नितिन के साथ कुछ हुआ तो नहीं? इस आशंका ने उसकी सुध बुध बिसरा दी। इससे पूर्व कि वह कुछ पूछती, पुलिस वाले ने कहा, यह नितिन का घर है? जी हाँ, बताइए, मैं उसकी माँ हूँ। वो ठीक तो है ना? पहले आप उसे बुलाइए, फिर मैं बताऊँगा वो ठीक है कि नहीं है। मतलब आपके बेटे के विरुद्ध अरेस्ट वारंट है। कनिका मानो आसमान से गिरी हो। उसने कहा, देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये नितिन गुलाटी का घर है। मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में बीएससी का छात्र है, कोई चोर उचक्का नहीं है। जी हाँ, मैं उसी नितिन गुलाटी की बात कर रहा हूँ जो यूनिवर्सल कॉलेज में बीएससी कर रहा है और इसी घर में रहता है। क्यों? क्या किया है मेरे बेटे ने? कनिका को अभी भी विश्वास नहीं था कि पुलिस वाले को उससे लग रहा था कोई धोखा हुआ है। किसी और नितिन के भ्रम में वो उसके बेटे को पूछ रहा है। उस पुलिस वाले ने कहा, आपके बेटे पे बलात्कार का आरोप है। कनिका के पांव तले धरती खिसक गई। नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मेरा बेटा बहुत शरीफ है। देखिए, वो कैसे घर का बेटा है इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। वह जिस लड़की के साथ उसने खिलवाड़ किया है उसने उसी का नाम लिया है। दरोगा ने घर का चप्पा चप्पा छान मारा और नितिन को ना पाकर फिर आने की धमकी देकर चला गया। वो तो घर में सब उलट पुलट कर चला गया, पर कनिका के मन में जो झंझावत उत्पन्न कर गया उसके समक्ष ये उलट पलट कुछ भी नहीं थी। कनिका को विश्वास था कि दुश्मनी में उस लड़की ने ऐसा कहा होगा। उसने उस लड़की से मिलना तय कर लिया। रात किसी तरह कटी। सुबह वह थाने गई। वहाँ पर वह लड़की, उसके घर के लोग, मित्र और कुछ तमाशा देखने वालों की भीड़ लगी हुई थी। कनिका को देखते ही किसी ने कहा, अरे ये तो उसी बलात्कारी की माँ है। सब उसे घूर घूर कर देखने लगे। लोगों ने उसे घेर लिया। कोई बोला, इसी को अगवा कर लो, तब तो बच्चू हाथ आएंगे। कुछ लोग तो उसे अपशब्द कहने से भी बाज ना आए, जिन्हें सुनकर कनिका लज्जा से गड़ गई। अपमान से उसका चेहरा लाल हो गया। वो तो पुलिस के सिपाही ने उसको अंदर जाने के लिए रास्ता बनाया, अन्यथा पता नहीं कनिका के साथ भीड़ क्या करती। अंदर वह लड़की बैठी थी। उसकी सूजी आँखें, चेहरे का आक्रोश, अस्त व्यस्त स्थिति उसकी सच्चाई बयान कर रहे थे। संभवतः पूरी रात वह और उसका परिवार कोतवाली में ही बैठे थे। फिर भी कनिका का मन न माना। उसने उस लड़की से पूछा, क्या तुमने जो बयान दिया है वह सच है? मानवी बिफर पड़ी। आप क्या समझती हैं, मुझे अपना तमाशा बनाने का शौक़ है, जो मैं यहाँ कोतवाली में लोगों के उल्टे सीधे प्रश्नों का जवाब दे रही हूँ और मेडिकल चेकअप की यातना सह रही हूँ? कनिका सकपका गई। अपने को संयत करते हुए शांत स्वर में उसने पूछा, नहीं, मेरा मतलब ये है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारे साथ अनाचार करने वाला नितिन गुलाटी ही था? जी हाँ, 101% श्योर हूँ, उसने कनिका को घूरते हुए कहा। तभी मानवी की माँ ने उसे उपेक्षा से देखते हुए कहा, आपको क्या पता एक बेटी की इज्जत क्या होती है? आपके तो बेटा है ना, दे दी उसे खुली छूट। जाओ बेटा, जो मन में आए करो, आखिर मर्द हो। पीछे से मानवी के पिता श्री रंजन बोले,
आप अपने बेटे को लाख छिपा लें, चाहे जितने जोर लगा लें, वो बचेगा नहीं। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कनिका पर व्यंग के वार पे वार हो रहे थे। कोई मानने को तैयार नहीं था कि उसे नहीं पता कि नितिन कहाँ है। उसे चेतावनी दे दी गई थी कि वह इस शहर से बाहर नहीं जा सकती। किसी प्रकार आघातों से शत विशत वो घर पर आकर एक कटे पेड़ के समान ढह गई। कॉलेज में शिक्षिका कनिका का इतना अपमान तो जीवन में कभी नहीं हुआ था। कनिका महिला कॉलेज में पढ़ाती थी और स्त्रीवादी बातों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही है, पर आज उसकी बड़ी बड़ी बातों की धज्जियाँ उड़ गई थी, वह भी उसके बेटे के कारण, और वह प्रश्नों के कटघरे में खड़ी हो गई थी। अचानक उसे ध्यान आया कि नितिन होगा कहाँ। हो सकता है उसका बेटा अपराधी हो ही ना, उसके हृदय का टुकड़ा, वो कहाँ होगा। वो सोचकर कांप गई। उसने कहा, हे भगवान मेरे बेटे को बचा लो, हे भगवान मेरे बेटे को बचा लो। तभी उसके अंतर्मन ने उसे टकोहा मारा। तुम क्या समझती हो कि बिना कुछ किए वो उसके ऊपर इतने आरोप लगाए जा रहे हैं? और अगर मानवी तुम्हारी बेटी होती तब तुम क्या करती? उसने स्वयं से तर्क किया। क्या पता वह झूठ बोल रही हो। उसकी हालत देखकर लेकिन ऐसा मानने का मन भी नहीं मान रहा था, पर अपने बेटे पर ऐसे आरोप पर भी उसका विश्वास नहीं हो रहा था। उसे याद है उसने नितिन के पापा नवीन के जाने के बाद अकेले ही उसको कितने लाड़ प्यार से पाला है। उसे याद है जब जीवन में संघर्षों की तनिक भी आँच उसने उसके ऊपर आज तक नहीं पड़ने दी। स्वयं सारे दुख झेल कर उसे अपने आंचल की ओट में सुख के साए में छिपा कर रखा। नितिन लगभग 10 वर्ष का रहा होगा जब उसने हठ ठान लिया कि उसके सारे दोस्त कार से स्कूल आते हैं, वह बस से स्कूल नहीं जाएगा। तब कनिका ने अपने कॉलेज से अग्रिम धन लेकर सेकंड हैंड कार खरीदी थी। जब कार घर पर आई तो नितिन खुशी के मारे उसके गले लग गया था और उसको ढेर सारा प्यार किया था। नितिन की प्रसन्नता देखकर कनिका भूल गई थी कि इस अग्रिम की कटौती के लिए उसे कहाँ कहाँ अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ेगी। एक नितिन ही तो उसके जीने का सहारा था। उसकी हर इच्छा पूरी करके मानो वो अपनी इच्छाएं पूरी करती थी। नितिन बड़ा होता गया, उसके साथ उसकी फरमाइशें भी। कभी कभी कनिका उसकी इच्छाएं पूरी करते करते हाँफ जाती थी, पर नितिन उसकी कमज़ोरी था। उसके मुख पर वो उदासी नहीं देख पाती थी। पर आज जो हुआ उसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसके मन में अभी भी नहीं यह चल रहा था कि उसका बेटा, उसका खून ऐसा नहीं कर सकता। क्या उससे संस्कार देने में कोई चूक हुई है? पर वो तो सदा उसे बचपन से अच्छी बातें सिखाती चली आ रही है। उसके मन ने उसे आश्वासन देना चाहा। क्या पता नितिन से शत्रुता में किसी ने दोष दिया हो, उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता। इस तर्क में उसे एक आस की किरण दिखाई दी। वह व्यग्र हो गई नितिन से मिलने के लिए। नितिन का फ़ोन मिल ही नहीं रहा था। उसके सभी दोस्तों को वो कॉल कर चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे कैसे ढूंढे। अब तो वो पुलिस का सहारा भी नहीं ले सकती थी। पुलिस तो उसे स्वयं ही ढूंढ रही थी। भगवान करे वो पुलिस को ना मिले, नहीं तो भले ही वो अपराधी हो या ना हो, पुलिस पता नहीं उसका क्या हाल करेगी। उसने टीवी खोला, उस पर भी यही समाचार आ रहा था। वो किससे कहे क्या कहे। उसने एक दो अपने परिचितों को कॉल किया, पर सब ने उससे सहानुभूति दिखाना तो दूर की बात है, उससे ठीक से बात भी नहीं की। अगले दिन समाचारों में भी इसी काले समाचार से पन्ने रंगे हुए थे। उसने अपने कॉलेज जाने के लिए साहस ना होने के कारण छुट्टी के लिए अपनी प्रिंसिपल को फ़ोन किया। उसने कहा, मैं अस्वस्थ हूँ। पर उधर से प्रधानाचार्य ने कहा, देखिए मिसेस कनिका गुलाटी, आपके बेटे की इस हरकत के बाद हम आपको अपने कॉलेज में रख के बदनामी नहीं करवाना चाहते। पर इसमें मेरा क्या दोष है? कनिका ने कहा, संतान को संस्कार तो माँ बाप ही देते हैं ना। मानवी ने बताया था कि काफ़ी दिनों से नितिन उसके पीछे पड़ा था, पर मानवी टालती रही। उस दिन वह पीछे पड़ गया कि उसके साथ कॉफ़ी पीने चलने के लिए।
नितिन के अधिक हट करने पर मानवी ने उसे झिड़क दिया। नितिन को ये रास ना आया। मानवी प्रायः कक्षा के बाद लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ती थी। दूसरे दिन जब मानवी की सहेलियां चली गईं और वो लाइब्रेरी में पढ़ रही थी तो किसी ने उससे आके कहा कि मानवी को केमिस्ट्री की रंजना मैम लैब में बुला रही हैं। यद्यपि कॉलेज समाप्त हो चुका था, पर मानवी ने सोचा होगा कोई काम। वो चली गई। लैब में जब मानवी पहुंची तो वहाँ कोई न था। वो इसको मजाक समझकर वापस लौटने को हुई तो वहाँ छिपे नितिन ने दरवाज़ा बंद कर लिया और उसके साथ व्यभिचार किया। लैब थोड़ा दूर था। कॉलेज का समय समाप्त हो चुका था, अतः मानवी की चीख कोई नहीं सुन पाया। कनिका मन ही मन विश्लेषण कर रही थी कि ऐसा क्यों हुआ। भले उसके बेटे को उसने गलत बातें नहीं सिखाईं, पर शायद उसकी हर इच्छा पूरी करते करते उसने निरंकुश बना दिया। उसे जो चाहा वो मिला, अतः मानवी की ना को वो सह नहीं पाया और मानवी के अभी तक कहने पे और नितिन के घर ना आने पर लग रहा है कि नितिन दोषी है। काश वह बेटे के प्यार में अंधी ना होती, उसके क्रियाकलापों, उसकी हठी प्रकृति को देख पाती। काश वह थोड़ी सी कठोर बनकर नितिन को संयम का पाठ पढ़ा पाती, पर बहुत देर हो चुकी थी। कनिका फपक फपक कर रो पड़ी। उसे मानवी के बारे में सोचकर स्वयं से घृणा होने लगी। भले ही मानवी तथा अन्य लोग उसे नफरत से देख रहे थे, पर एक स्त्री होने के नाते वो मानवी की पीड़ा को अनुभव कर पा रही थी। कोई और समय होता तो अब तक वो नारीवाद का झंडा उठाकर निकल चुकी होती, पर यहाँ तो दुश्मन उसका अपना ही बेटा था। तभी बाहर घंटी बजी। वो बाहर गई तो पुलिस का सिपाही था। उसने बताया कि नितिन पकड़ा गया है और उसको थाने बुलाया गया है। कनिका उसी हालत में थाने चल दी। पुनः भीड़ के आक्रोश और व्यंग का तीर सहते सहते वो कोतवाली पहुंची। नितिन ने उसे देखकर चैन की सांस ली। मम्मा, आप आ गई, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। किसी तरह से मेरी जो है यहाँ से जमानत करवाओ। बेटा, तुम पर जो आरोप लगा है क्या वो सच है? मम्मी, अब कम से कम आप मेरी इंक्वायरी मत करो, बस मुझे यहाँ से किसी तरह बाहर निकालो। नितिन के इस उत्तर ने उसकी रही सही आशा भी ख़त्म कर दी। कनिका के तन बदन में आग लग गई। वह भूल गई कि नितिन उसका बेटा है। उसने नितिन को कई झापड़ जड़ दिए। उसने कहा, तूने ऐसा नीच काम क्यों किया? नितिन ने चिढ़कर कहा, मम्मी, आप मेरी मम्मी हैं कि उस लड़की की? कनिका ने दुखी होकर कहा, यही तो दुख है बेटा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तूने दुष्कर्म भले मानवी के साथ किया है, पर इज्जत तो मेरी लुट गई है। अंतर नहीं है कोई मेरी और उसकी पीड़ा में। उसकी कम से कम सुनवाई तो है, मेरी तो कोई सुनवाई भी नहीं है। ये कहकर कनिका वहीं धरती पर गिरकर मुँह ढाँप कर रो पड़ी। नमस्कार।